वेलकम बैक। आज की इस वीडियो में हम आपको विलियम शेक्सपियर जी की महान कॉमेडी जिसका टाइटल है द मर्चेंट ऑफ वेनिस, इसकी बहुत शॉर्ट में हिंदी समरी की स्टडी करेंगे। आपकी अच्छी तरह से ये अंडरस्टैंड कराने के लिए हमने इसमें कुछ पिक्चर का सहारा लिया है ताकि स्टूडेंट इसे जल्दी से माइंड कर सके। स्टूडेंट्स जैसे जानते हैं कि विलियम शेक्सपियर बहुत महान ड्रामाटिस्ट, पोएट और नॉवलिस्ट हैं। ये उन्होंने बहुत लगभग 37 प्ले लिखे हैं, अनेक कॉमेडी लिखी है। उनकी फेमस 4 कॉमेडीज एज यू लाइक इट, द टेम्पटेस्ट, द ट्वेल्थ नाइट एंड द मर्चेंट ऑफ वेनिस है। तो हम आपको इसकी शॉर्ट में द मर्चेंट ऑफ वेनिस जिसका टाइटल है इसकी हिंदी समरी की ओर ले चलते हैं। और सबसे पहले हम इसके मेन कैरेक्टर्स के बारे में भी एक नज़र डालते हैं। इस कैरेक्टर की जो हीरोइन है पोर्सिया, वे बालमोंट की एक अमीर सौदागर की पुत्री है। दूसरी हीरोइन उसकी एक नौकरानी नेरिशा है, जो नौकरानी कम उसकी फर्स्ट फ्रेंड ज़्यादा है। तीसरी जेसिका, जो इस कहानी के विलन शाइलॉक की पुत्री है। मेल कैरेक्टर की बात करें तो एंटोनियो, जो मर्चेंट ऑफ वेनिस का व्यापारी है और बहुत ही सज्जन व्यक्ति है। ये वेनिस में रहता है। दूसरा बेसेनियो, जो एंटोनियो का फर्स्ट फ्रेंड है। बेसेनियो के 2 अन्य फ्रेंड हैं, ग्रेशियानो और लोरेंजो, जो हमेशा साई की तरह उसके साथ रहते हैं। और एक कैरेक्टर जिसका नाम साइलॉक है, वह इस प्ले में एक विलन की भूमिका निभाता है। अन्य कुछ कैरेक्टर्स हैं जो बहुत शॉर्ट टाइम के लिए ही दिखाई देते हैं। सो स्टूडेंट्स, अब हम वेनिस शहर में चलते हैं जहां से इस कहानी की शुरुआत होती है। वेनिस शहर अत्यंत सुंदर धनी शहर जो व्यापारियों से भरा हुआ है, व्यापार के लिए चारों तरफ प्रसिद्ध है। इसी शहर में एंटोनियो नाम का एक सज्जन सौदागर भी रहता है, जो दयालु, सुंदर और सभी पर सहायता करने वाला होता है। ये अमीर गरीब किसी को भी कोई ऊंच नीच का भेदभाव नहीं करता। जो कोई भी इसके पास सहायता के लिए आता है, ये समय के अनुसार उसकी धन देकर या तन से सहायता करता है। इसलिए इसके अनेक मित्र हैं, जिनमें बेसेनियो नाम का एक नवयुवक भी है, जो धन की कभी परवाह नहीं करता, धन से हमेशा कंगाल रहता है, लेकिन मन से और तन से सभी की सेवा करता है। इसके लिए मित्र ही सब कुछ थे। बेसेनियो के अन्य 2 मित्र थे जो हमेशा परछाई की तरह उसके साथ रहते थे, लोरेंजो और ग्रेशियानो। ग्रेशियानो बहुत टॉकटिव व फनी नेचर का था, हमेशा कोई ना कोई बहस करता रहता, जरा जरा सी बातों पर क्रोधित भी हो जाता था। दूसरा लोरेंजो, जो बिल्कुल ग्रेशियानो के विपरीत था। यह बेचारा अपनी जीविका के लिए एक महाजन के यहाँ पर क्लर्क की जॉब करता था। ये सभी अब तक जो कैरेक्टर बताए सभी क्रिश्चियन थे, लेकिन जो ये महाजन था जिसका नाम था साइलॉक, यह अकेला जेविस था, अर्थात यहूदी था। ये बिल्कुल सब लोगों के विपरीत था, अर्थात बहुत ही अनकाइंड था और लोगों की आर्थिक स्थिति का फ़ायदा उठाता, उन्हें हाई इंटरेस्ट पर लोन देता था, किसी पर भी दया नहीं करता था।
संसार में बड़े से बड़ा रिश्ता भी उसके धन के सामने शून्य था। रिश्तों की उसकी नज़र में कोई कीमत नहीं थी। उसकी स्वयं की एक बेटी थी जिसका नाम जेसिका था, जो समय के साथ अपने आप को अलग बदल लेती है और अपने पिता से ही बाद में विश्वासघात करके उसका सारा धन लेकर उसके नौकर जिसका नाम लोरेंजो था उसके साथ इलोप होकर सीधे इस कहानी के हीरो बेसेनियो के साथ बेलमोंट चली जाती है। इसको जरा भी इस बात की चिंता नहीं थी कि मेरी बेटी धन लेकर गई है और मेरी मान मर्यादा को सभी को नष्ट कर दिया है, लेकिन इसको केवल अपने धन की ही चिंता थी। ये इस प्रकार का यहूदी साइलोग था। एंटोनियो का फास्ट फ्रेंड बेसेनियो, जो बहुत सुंदर, दयावान, मधुरभाषी और बहुत ही अच्छे नेचर का इंसान था। हमेशा फ्री माइंड रहता था, चेयरफुल था, एक सच्चा प्रेमी भी था। इसकी प्रेमिका इस कहानी की हीरोइन पोर्सिया है, जो बेलमोंट के एक अमीर सौदागर की पुत्री है। बचपन से ही दोनों परिवारों का अच्छा प्रेम था। समय के साथ जैसे जैसे दोनों बड़े होते हैं तो यह प्रेम और अधिक बढ़ता जाता है, किंतु अब एक समस्या सामने आती है। हीरोइन पोर्सिया के पिता को स्वयं की मृत्यु का भान हो गया था, अतः मरने से पहले उन्हें चिंता थी कि उसकी बेटी के लिए एक योग्य वर कैसे चुना जाए। उन्होंने अपने कुछ अनुभवी मित्रों के साथ मिलकर एक योजना बनवाई और उन्होंने 3 बॉक्स बनवाए, जिनमें एक सोने का, दूसरा चांदी का और तीसरा शीशे का बना था। तीनों में से एक संदूक के अंदर पोर्सिया का पोर्ट्रेट रखा गया था। उन्होंने घोषणा की कि मेरी मृत्यु के बाद जिस समय मेरी पुत्री पोर्सिया 20 वर्ष की होगी, उस समय इसके विवाह का आयोजन किया जाएगा और उसमें दूर देशों के राजा, महाराजा और व्यापारियों को बुलाया जाएगा और शर्त रखी जाएगी कि जो इन तीनों संदूक में से पोर्सिया के पोर्ट्रेट वाला संदूक प्राप्त करेगा, उससे पोर्सिया की शादी होगी और वही बेलमोंट का उत्तराधिकारी होगा। किंतु जो इस कंपटीशन में हार जाएगा वो आजीवन शादी नहीं करेगा। या बेसेनियो को लाइक करती थी, लेकिन वह अपने पिता के वसीयतनामा का उल्लंघन नहीं कर सकती थी, इसलिए उसने स्वेच्छा से इस शर्त को स्वीकार कर लिया। इस समारोह में दूर देशों से काफ़ी राजा, महाराजा व व्यापारी आते हैं और इनमें से हम आपको 2 जो मेन थे उनका नाम बताते हैं। एक थे द प्रिंस ऑफ मोरक्को, मोरक्को के राजकुमार, जो आकर सोने का बॉक्स चयन करते हैं, लेकिन जब वो इसे ओपन करते हैं तो उसमें से एक मनुष्य की खोपड़ी निकलती है जिस पर लिखा था ऑल दैट गिल्टर इज नॉट गोल्ड, अर्थात हर चमकीली चीज सोना नहीं होती। सेकेंड टाइम में द प्रिंस ऑफ एरेगन सिल्वर कास्केट को चूज करता है। इस कास्केट के अंदर से एक ब्लिंकिंग इडियट पोर्ट्रेट निकलता है और वह भी इस शर्त को हार कर वापस चला जाता है। पोर्शिया बहुत खुश होती है क्योंकि वो उन दोनों को ही लाइक नहीं करती थी। उसके मन में तो केवल बेसेनियो बसा था। अब जब बेसेनियो वहाँ पर पहुँचता है तो इससे पहले बच्चों आपको हम ये बताना चाहते हैं कि उसको बेलमोंट पहुँचने के लिए किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ा,
इसके लिए तो अब सीधे ही हम आपको वेनिस शहर ले चलते हैं, जहाँ से इस कहानी का हीरो बेसेनियो अभी बिलोंग करता है। बेसेनियो जो स्वयं भी पोर्सिया को बहुत ज़्यादा प्यार करता है, वह अब जब उसे पता चलता है कि बालमोंट में पोर्सिया के लिए शादी की तैयारी की जा रही है और कुछ शर्तें रखी हैं, वह सीधा अपने परम मित्र एंटोनियो के पास जाता है और कहता है कि मुझे पोर्सिया को प्राप्त करना है और मुझे कुछ धन चाहिए। एंटोनियो कहता है कि मैं तो अपना सारा धन अपने 3 जहाज़ों में व्यापार का सामान भर के भेज चुका हूँ, इस समय मेरे पास तो पैसे नहीं हैं। लेकिन जब वो उसे कहानी बताता है तो वह एक्सेप्ट कर लेता है कि मैं उसकी सहायता करूँगा। जैसे समवन सेड अ फ्रेंड इज इन नीड इज अ फ्रेंड इंडीड, अर्थात मित्र वही जो समय पर काम आए। एंटोनियो अपने मित्र की सहायता के लिए सीधा साइलोक के पास जाता है। साइलोक जो हमेशा एंटोनियो से नफरत करता है, क्योंकि दोनों के व्यापार में ज़मीन आसमान का अंतर था, दोनों एक दूसरे के अपोजिट थे। एंटोनियो क्रिश्चियन था और साइलोक यहूदी था, दोनों में 36 का आंकड़ा था और साइलोक की बेईमानी को देखकर जहाँ भी वह उसे देखता तो वह उसे अपशब्द भी कहता था। अब तो साइलोक को तलाश थी कि वह अपने अपमान का बदला कैसे ले। हुआ भी यही। एंटोनियो और बेसेनियो दोनों साइलोक के घर जाते हैं और एंटोनियो कहता है कि मेरे मित्र को 3000 डेकोट की आवश्यकता है, अर्थात 3000 डेकोट, ये वेनिस की मुद्रा का नाम है, कि इसकी आवश्यकता है। साइलोक पहले मना करता है, लेकिन काफ़ी देर बाद बातें होने के बाद कहता है कि ठीक है, मैं पैसे देने को तैयार हूँ, लेकिन मुझे इसके लिए तुम्हें गारंटर बनाना होगा। गारंटर को एक पेपर पर साइन करने होंगे, एक बॉन्ड साइन करना होगा, जिस पर लिखा था कि 3 मंथ में अगर मनी नहीं लौटाई तो वह एंटोनियो के हर्ट के पास से 1 पाउंड फ्लेश काट लेगा। एंटोनियो अपने मित्र की सहायता का वादा कर चुका था और बताया था कि बहुत ही काइंड हार्टेड था। वह इस बॉन्ड पर साइन कर देता है। वह सोचता है कि 3 मंथ काफ़ी होते हैं, तब तक शायद मेरा जहाज़ वापस आ जाएगा और मैं इसके पैसे पे कर दूंगा, नहीं तो मेरे मित्र शादी के बाद पोर्सिया की सारी संपत्ति का वारिस होगा, वह पैसे चुका देगा। तो इस तरह से बेसेनियो को धन देकर वो बालमोंट के लिए भेजता है। जब वह बालमोंट जाता है तो उसी समय साइलोक की बेटी, अभी बताया था, जेसिका और उसका प्रेमी उर्फ नौकर लोरेंजो, जो साइलोक के द्वारा काफ़ी सताया गया था, जिसकी सैलरी भी साइलोक ने काफ़ी समय से नहीं दी थी, दोनों एक साथ इलोप हो जाते हैं और वह भी बेसेनियो के साथ चलने को तैयार हो जाते हैं। उधर बेसेनियो का परम मित्र ग्रेशियानो वह भी उसके साथ चल देता है। चारों बालमोंट पहुंच जाते हैं। बालमोंट पहुंचने पर जब पोर्शिया अपनी सहेली नेरिसा के साथ बेसेनियो को देखती है तो वह दुआ करती है कि उसकी शादी उसके प्रेमी बेसेनियो से ही होनी चाहिए। उधर नेरिसा भी ग्रेशियानो को लाइक करती है और दोनों दुआ करती हैं। अंत में बेसेनियो सही जो लेड कास्केट था उसका चयन करता है और जब उसमें से पोर्सिया की पोर्ट्रेट निकलती है तो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता। दोनों की शादी हो जाती है और उधर नेरिसा भी ग्रेशियानो से शादी कर लेती है। अब तीनों पेयर्स बहुत खुश थे। समय बीतता जाता है, लेकिन 3 महीने बीतने के बाद साइलोक को फिर मौका मिलता है और वह एंटोनियो के खिलाफ केस फाइल
वेनिस के डूक के दरबार में डाल देता है। अतः एंटोनियो को बुलाने के लिए समन भेजा जाता है। एंटोनियो का एक अन्य फ्रेंड था जिसका नाम सेलेरिया था। वह संदेश लेकर पोर्शिया के घर पर जाता है। उस समय वहाँ पर नेरिशा और ग्रेशियानो थे। वह उसे रोकना चाहते हैं, लेकिन ये खबर छुपाने वाली नहीं थी, इसलिए सभी लोग बैठकर चर्चा करते हैं। बेसिनियो अपनी पत्नी पोर्शिया को अपने मित्र की सहायता के बारे में सब कुछ बता देता है कि किस तरह से उसके मित्र ने उस बॉन्ड पर साइन किया था। अब उसे अपने हट से 1 पाउंड मांस देना होगा। यह सुनकर पोर्शिया बहुत दुखी होती है, लेकिन अपने पति से कहती है कि ऐसे मित्र के लिए जिसने आपकी सहायता की हमेशा तैयार रहो, और जहाँ धन की बात है 3 गुना नहीं 10 गुना धन भी देकर अगर आप उसकी सहायता करोगे तो मुझे खुशी होगी। जाने से पहले वह अपने पति को चर्च में ले जाती है, जहाँ पर वह उसे अंगूठी देती है और कहती है कि आप इस अंगूठी को हमेशा अपने पास संभाल कर रखेंगे। उधर पोर्शिया की जो मेड सर्वेंट थी नेरिशा, जो हमेशा उसके दिल के करीब रहती थी और हर राज को शेयर करती थी, वह भी अपने पति ग्रेशियानो को अंगूठी देती है जो उन दोनों की सगाई की थी। वह भी यही शर्त रखती है। दोनों कोर्ट में चले जाते हैं। उनके जाने के बाद पोर्शिया और नेरिशा वापस आते हैं। घर आकर लोरेंजो और साइलोक की पुत्री जेसिका, जो दोनों ये भी शादी कर चुके थे, इनसे कहते हैं कि हम चर्च में पूजा के लिए जा रहे हैं। जब तक वेसेनियो एंटोनियो को लेकर वापस नहीं आएंगे हम चर्च में ही पूजा करेंगे, इसलिए हमें डिस्टर्ब मत करना और अब से हमारे इस महल की आपको ही देखरेख करनी है। समय बीतता जाता है, लेकिन वास्तव में पोर्शिया अपनी फ्रेंड नेरिसा को लेकर अपने भाई, जो उसका चचेरा भाई था और वकील था, उसके पास जाती है। केस की स्टडी करता है और पोर्शिया की सहायता करने के लिए एक एप्लीकेशन देता है, जिसमें उसकी बीमारी के बारे में लिखा था और कहा कि कोर्ट में जाकर इसको दे देना। और दूसरी एप्लीकेशन में लिखा था कि एक डॉक्टर ऑफ लॉ और उसके क्लर्क को कोर्ट में पैरवी करने की अनुमति दी जाए। कोर्ट में जाकर पोर्शिया साइलोक से काफ़ी क्वेश्चन पुटअप करती है। अब पोर्शिया एक डॉक्टर ऑफ लॉ के वेश में जाती है और अपनी फ्रेंड नेरिसा को अपना क्लर्क बनाकर ले जाती है। काफ़ी क्वेश्चन पूछने के बाद वह साइलोक से रिक्वेस्ट करती है कि आप थोड़ी दया करो, क्योंकि दया स्वर्ग से आने वाली उस बूंद के समान होती है जो देने वाले को भी और लेने वालों को भी, दोनों को ही सुख प्रदान करती है। लेकिन साइलोक का इस बात पर कोई असर नहीं होता। अंत में वह कहती है कि ठीक है, तैयार हो जाओ और 1 पाउंड फ्लैश लेने के लिए कोई स्केल लेकर आओ। दौड़कर साइलोक एक तराजू लेकर आता है और तैयार हो जाता है। और पोर्शिया कहती है कि अब एंटोनियो, तुम अपने हर्ट के लेफ्ट साइड से 1 पाउंड मांस कटवाने को तैयार हो जाओ। अंतिम बार वह साइलोक से कहती है कि आपको केवल मांस ही तो चाहिए, लेकिन इसमें किसी की जान भी जा सकती है। अगर आप चाहो तो 3 गुना धन ले सकते हो, जो फाइन चार्ज के रूप में होगा। लेकिन साइलोक स्वीकार नहीं करता। अंत में कोर्ट के अनुसार पोर्शिया फिर उसको बताती है और कहती है कि ठीक है, ये शर्त रखी गई थी कि तुम्हें केवल मांस चाहिए, लेकिन अगर मांस काटते समय रक्त की 1 बूंद भी गिरी तो आपकी सारी संपत्ति आधी कोर्ट को और आधी मारने वाले को, जिसे तुम मारने जा रहे थे, अर्थात एंटोनियो को दे दी जाएगी।
अब क्या था, शाइलॉक बहुत चालाक था, लालची था। वे सोचता है कि क्यों न मैं अपनी संपत्ति को बनाए रखूं, और वे कहता है कि ठीक है, अब मुझे 3 गुना धन ही दे दीजिए। पोर्सिया भाप लेती है, फिर कहती है कि कोर्ट के अनुसार अगर कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति को मारने मरवाने की चेष्टा करता है तो उसकी सारी संपत्ति जब्त कर ली जाती है। इसका आधा भाग कोर्ट को और आधा मारने वाले को दे दिया जाता है, अतः आपकी सारी संपत्ति जब्त हो जाती है। इस पर वह अपने प्राणों की भीख मांगता है और घर जाने की अनुमति मांगता है, लेकिन उसको वहीं पर अरेस्ट कर लिया जाता है। एंटोनियो आधी संपत्ति जेसिका अर्थात शाइलॉक की पुत्री और दामाद लोरेंजो को दे देता है। केस जीतने की खुशी में अब जब वे एंटोनियो को लेकर वकील के पास आते हैं, वकील कौन था? पोर्शिया थी स्वयं, और नेरिशा उसकी क्लर्क थी। वह उनसे अब इनाम के लिए कहता है मांगो क्या मांगो। तो पोर्शिया एंटोनियो से उसकी ग्लव्स और बेसेनियो से वह अंगूठी मांगती है जो वो हाथ में पहने हुए था। कुछ समय तक बेसेनियो इस बारे में उसे बताता है कि मैं इसे दूर नहीं कर सकता, ये मेरी पत्नी ने प्रॉमिस किया है। लेकिन जब पोर्शिया उर्फ वकील फीस लेने को मना कर देती है तो वह उसे अंगूठी दे देता है। दूसरी ओर जो बेसेनियो का मित्र ग्रेशियानो साथ में था, वह भी नेरिशा द्वारा दी गई अंगूठी को उस क्लर्क को दे आता है। पोर्शिया और नेरिशा जो वकील के बेस में थे, बहुत जल्दी से आते हैं और सीधे अपने घर उन लोगों से पहले आ जाते हैं, क्योंकि सबको पता था कि वे चर्च में गई हैं। अब एक नौकर जो बेसेनियो का विश्वास पात्र था, जल्दी से आकर खबर देता है कि वे लोग जीत कर आ रहे हैं। नेरिशा और पोर्शिया ये खबर सुन लेती हैं, बहुत खुश होती हैं। मौके पर शाइलॉक की बेटी जेसिका और लोरेंजो थे जो घर की देखभाल कर रहे थे। इस खबर को सुनकर वे पूरे नगर में ढोल शहनाई और खुशियां मनवाते हैं और सभी का वेलकम करते हैं। इसी बीच जब शाम का समय होता है तो नेरिशा ग्रेशियानो के हाथ में उस अंगूठी को न देखकर उस आरोप लगाती है कि वह अंगूठी आपने किसी अन्य महिला को दे दी है और मेरे प्रॉमिस को तोड़ा है। ग्रेशियानो उसे बड़े प्यार से सब बात बताना चाहता है, किंतु वह एक अलग एक्टिंग करती है, झगड़ा करती है और ये केस पोर्शिया के सामने लाया जाता है। पोर्शिया सुनती है और कहती है कि बेसेनियो कभी ऐसा नहीं करेगा, लेकिन जब वह उससे बेसेनियो से अंगूठी मांगती है तो बेसेनियो भी यही बहाना बनाता है और बताता है कि वह अंगूठी उसने वकील को दे दी। इस पर दोनों में बहस होती है, झगड़ा होता है, लेकिन कुछ समय के बाद कहानी एक नया मोड़ लेती है। नेरिशा और पोर्शिया दोनों अपनी अपनी रिंग निकालकर उन दोनों के सामने रखती हैं, जिसे देखकर सभी आश्चर्यचकित होते हैं। फिर क्या था, वे सारी सच्चाई को बताती हैं, जिसे देखकर बेसेनियो कहता है कि वाकई में पोर्शिया, तुम्हें पाकर मैं धन्य हो गया हूँ। मुझे कोई धन का लालच नहीं है, लेकिन तुम्हारे जैसे जीवन साथी को पाकर मैं आज वाकई में सब कुछ प्राप्त कर चुका हूँ। तो बच्चों, इसी तरह इस कहानी का अंत होता है। अंत में इसमें 3 पेयर बनते हैं, अर्थात पोर्शिया बेसेनियो को, जेसिका लोरेंजो को, वे नेरिशा ग्रेशियानो को पति के रूप में प्राप्त कर लेती है। इसी बीच एक संदेशवाहक आकर ये मैसेज देता है कि एंटोनियो के खोए हुए जहाज वापस आ रहे हैं। फिर क्या था, एंटोनियो को अपना धन प्राप्त हो जाता है। सो स्टूडेंट्स, आई होप दैट यू वुड अंडरस्टैंड इट वेरी वेल। लेकिन अगर आपने अभी तक भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरी वीडियो को लाइक कीजिए।
इसी के साथ थैंक्स टू ऑल।